नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 11th क्लास की एनसीईआरटी की किताब का आखिरी चैप्टर 10वां चैप्टर, उसका पार्ट नंबर 3। इस पार्ट में ये 11th क्लास की एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स की किताब खत्म हो जाएगी। फिर 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी हम लोग टेकअप करेंगे। बात करेंगे इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट की। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, आपने एचडीआई का नाम सुना होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसके बारे में भी बात होगी। हमने इससे पहले की क्लासेस में देखा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हमारे देश के लिए क्यों जरूरी हैं, और ये भी देखा है कि भाई डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में क्या फर्क है व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। और अक्सर कर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं एडिटोरियल्स में और डेली करंट अफेयर्स में। बहुत सारे इश्यूज इन न्यूज वाली प्लेलिस्ट में भी मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। अब अगर बात करें चाइना और पाकिस्तान, बेसिकली ये जो चैप्टर चल रहा है आफ्टर चैप्टर नंबर 10, क्लास 10th की एनसीईआरटी, सॉरी क्लास 11th की एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की किताब का, इसमें भाई कंपैरिजन चल रहा है तीन कंट्रीज में, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया। इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के बारे में हमने पहले बात की है। चाइना और पाकिस्तान की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स को इंडिया के साथ यहाँ पे कंपेयर किया गया है इन द पीरियड ऑफ 2015 to 2018। सम सेलेक्टेड इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंपेयर्ड बिटवीन इंडिया, चाइना, पाकिस्तान। इंडिया का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखोगे तो 0.647 है, चाइना का 0.758, पाकिस्तान का 0.560। तो कहीं ना कहीं चाइना सबसे ऊपर नजर आ रहा है एज एक्सपेक्टेड, इंडिया उसके बाद है, पाकिस्तान तीसरे नंबर पे है। रैंक देखा जाए तो चाइना की रैंक है 85, इंडिया की 129, पाकिस्तान की 152। लगभग 170 या 180 कंट्रीज की यहाँ पे रैंकिंग होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप बर्थ देख सकते हैं, हमारे 69.4 है, पाकिस्तान से बेटर है, बट चाइना की ऑलमोस्ट 77 पहुंच चुकी है। तो भाई चाइना लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ से हमसे आगे पहुंच चुका है। और देखिए यूरोपियन कंट्रीज में भी 80 के लगभग होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, चाइना व्हेन इट कम्स टू लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ ऑलमोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लेवल पे पहुंच चुका है। कुछ और चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। यहाँ पे एक चीज इसके ऊपर मैं आपको सबसे ज्यादा ध्यान लेके जाना चाहूंगा, वो है ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। भाई ये यूएस डॉलर्स परचेजिंग पावर पैरिटी पे ग्रॉस नेशनल इनकम, एक्चुअली में पूरी दुनिया में जब ग्रॉस नेशनल इनकम पीपीपी पे मेजर की जाती है तो यहाँ पे यूएस डॉलर्स को ही रेफरेंस लिया जाता है। क्योंकि यूएस डॉलर्स के लिए इस तरीके की कैलकुलेशन, देखिए इंटरनेशनल कैलकुलेशन को जब कंपेयर करना होता है तो कोई एक करेंसी को रेफरेंस मानना पड़ेगा। यहाँ पे यूएस डॉलर्स को मान लिया गया। चाइना की नेशनल इनकम पर कैपिटा 16,000 यूएस डॉलर्स है, पाकिस्तान की 5,000। हम लोग पाकिस्तान से कोई बहुत अच्छे नहीं है, 6,829। जिस प्रकार से पाकिस्तान की इकोनॉमी है, जिस प्रकार से वहां पर टेररिज्म चलता है, उसके हिसाब से हम लोग कोई बहुत बेहतर नहीं है 6,800 पे, और चाइना के तो आधे से भी कम है। ओके, ये वाली बात यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर पीपल बिलो पोवर्टी लाइन, दुनिया भर में जो $3.2 पर डे का एक लेवल रखा गया है इन ऑर्डर टू मेजर द पोवर्टी, उसमें आप देखोगे तो चाइना की 7% आबादी पोवर्टी लाइन के नीचे है। ठीक है ना। अच्छा, और इंडिया की 60% और पाकिस्तान की 46%। मतलब कि आप ये कह सकते हो, मतलब चाइना की केवल 7% आबादी आ रही है पोवर्टी लाइन के नीचे, हमारी 60% आबादी आ रही है पोवर्टी लाइन के नीचे। हालात कितने खराब है। फिर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट देख लीजिए, तो यहाँ पे हम पाकिस्तान से बहुत अच्छे हैं, हमारा लगभग 30 है, चाइना का तो खैर बहुत ही कम है 8.5, और पाकिस्तान का 57। आप देखिए कि चाइना की जो डिक्टेटरशिप है वो अपने आप को डिक्टेटरशिप की कुर्सी पे बैठाए कैसे है, क्योंकि उन्होंने देश के लोगों को पैसा कमा के दिया है, उन्होंने देश के लोगों की जो रहने के हालात हैं उनको सुधारा है। ये एक बहुत बड़ी चीज चाइना कर पाया है जो कि भारत नहीं कर पाया है। और बाकी हर इंडिकेटर में आप कह सकते हो कि चाइना इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहा है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट उनका 27 है, इंडिया का 174 है, पाकिस्तान से तो क्या ही कंपैरिजन करें। ठीक है, अब हम लोग अगर पाकिस्तान से अपने आप को कंपेयर करके अच्छा बताने लगे, मतलब हमारा पैरामीटर ही बेकार है। कहते हैं ना कि आप कंपेयर उससे करो जो क्लास में फर्स्ट आता है, आप कंपेयर उससे कर रहे हो जो क्लास में फेल हो रहा है, तो फिर आप तो अपने आप को टॉपर समझने ही लगोगे। फिर वो पॉपुलेशन जो सैनिटेशन, बेसिक सैनिटेशन को इस्तेमाल करती है, इंडिया में 60% है, चाइना में 75% है, यहाँ पाकिस्तान हमारे बराबर है। पॉपुलेशन जिसके पास लीस्ट बेसिक ड्रिंकिंग वाटर है, इंडिया में 93%, चाइना में 96%, पाकिस्तान में 91%। हालांकि जो 93% इंडिया का है, पाकिस्तान का 91% है, आगे आने वाले समय में ये बहुत बिगड़ने वाला है। रीजन बीइंग हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं वो डिमिनिश हो रहे हैं। अंडर नूरिश चिल्ड्रन का परसेंटेज देखा जाए तो चाइना में 8.1, इंडिया में 37.9, पाकिस्तान में हमसे कम है। तो पाकिस्तान यहाँ पे हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, 37.6%। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर नहीं किया है, इस वीडियो को शेयर नहीं किया है, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर दें।
ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। आपके लिए बहुत सी वीडियोस मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहा हूँ, चाहे एनसीईआरटी की 6 क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस हो, ठीक है, चाहे लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री हो, या रमेश सिंह इकोनॉमिक्स हो, सतीश चंद्रा मिडवल की भी आज या कल में पहली वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए, और जो भी मैं करंट अफेयर्स लेक्चर्स बनाता हूँ उनकी पीडीएफ के लिए। तो यहाँ पे जो कुछ भी मैंने ऊपर आपके सामने एसेस किया है उसी को बताया गया। टेबल 10.5 जो ऊपर मैंने आपको दिखाया, चाइना इंडिया पाकिस्तान से बहुत सारे इंडिकेटर्स में आगे हैं, चाहे जीडीपी पर कैपिटा इंडिकेटर हो, चाहे प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन की बात हो, चाहे मोर्टेलिटी रेट की बात हो, एक्सेस टू सैनिटेशन की बात हो, लिटरेसी की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, माल न्यूट्रिशन की, इसमें चाइना इंडिया पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान इंडिया से किसमें आगे है? इन रिड्यूसिंग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड ऑल्सो इट्स परफॉर्मेंस इन सैनिटेशन। तो सैनिटेशन में पाकिस्तान इंडिया से आगे था, यहां पे देखिए, या फिर ऑलमोस्ट बराबर था। सैनिटेशन में 60% इंडिया की आबादी भी सैनिटेशन इस्तेमाल कर रही है, पाकिस्तान में भी 60% आबादी सैनिटेशन को इस्तेमाल कर रही है। और सबसे खास इंडिकेटर पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन, इंडिया में 60% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे है, पाकिस्तान में 46%, मतलब पाकिस्तान के लोग इंडिया से कम गरीब हैं। पॉवर्टी लाइन देखिए तो इंडिया में 60% आबादी पॉवर्टी लाइन के नीचे आ रही है, पाकिस्तान की 46%। तो ये दो ऐसे इंडिकेटर्स यहाँ पाकिस्तान इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहा है। एक और इंडिकेटर यहाँ पे नजर आ रहा है, परसेंटेज ऑफ यू अंडर न्यूरिश चिल्ड्रन, फिर पॉपुलेशन, ठीक है, परसेंटेज ऑफ अंडर न्यूरिश चिल्ड्रन, इसमें पाकिस्तान इंडिया से बेटर परफॉर्म कर रहा है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ओके, बट नाइदर ऑफ दीज टू कंट्रीज हैव बीन एबल टू सेव वुमेन फ्रॉम मैटरनल मोर्टेलिटी। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जगह पे बहुत बुरा है। चाइना में चीजें काफी सुधर गई। चाइना में हर 1 लाख बच्चों के जन्म पे केवल 27 औरतों की मृत्यु होती है, जबकि इंडिया में 178 औरतों की मृत्यु होती है और पाकिस्तान में 174 औरतों की मृत्यु होती है। ठीक है, फिर भाई ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज के बारे में बात की जाए तो तीन ही कंट्रीज ठीक ठाक परफॉर्म कर रही हैं। फिर आगे you will notice that the proportion of people below the international poverty rate of $3.2 per day, India has the largest share of poor among the 3 countries। मैंने अभी आपको बताया 60% से ज्यादा की आबादी आपकी पॉवर्टी लाइन के नीचे है, पाकिस्तान केवल 46%। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, in dealing with or making judgments on such questions, however we should also note a problem while using the human development indicators giving above with conviction. This occurs because these are all extremely important indicators, but these are not sufficient. Along with this, we also need what may be called liberty indicators. ये बताया जा रहा है कि ऊपर जो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स बताए गए हैं, इनके बेसिस पे आप काफी हद तक ये पता कर सकते हो कि देश में लोगों के हालात क्या हैं, लेकिन आप पूरी तरीके से पिक्चर नहीं जान सकते। कहीं ना कहीं कुछ पिक्चर अधूरी रह जाती है, और यहां पे जो पिक्चर अधूरी रह जाती है उसको बोला जा रहा है लिबर्टी इंडिकेटर। तो आपने इकोनॉमिक और सोशल इंडिकेटर तो देखे, बट इन कंट्रीज में लिबर्टी इंडिकेटर कैसे काम करता है? लिबर्टी मतलब यहां के लोगों के पास अपनी डेली मर्रा की जिंदगी में अलग अलग प्रकार के काम करने की कितनी आजादी है, ये बात यहां पे बोली गई है। वन सच इंडिकेटर हैज एक्चुअली बीन एडेड एज अ मेजर of the extent of democratic participation in social and political decision making। मतलब कि लोगों के पास अपनी डेली मर्रा की जिंदगी में सोशल डिसीजन मेकिंग की कितनी पावर है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग की कितनी पावर है, इसके बारे में अगर आप इंडिया, पाकिस्तान और चाइना को कंपेयर करोगे तो इंडिया काफी आगे निकल जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में बात की जाए लिबर्टी इंडिकेटर्स की, तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन की बात की जाए तो भारत में भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दी गई है, देश के नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, रूल ऑफ लॉ है। तो ये सब इंडिया में तो बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया, बट क्या चाइना और पाकिस्तान में अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया? हम जानते हैं कि नहीं किया गया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात की जाती है तो जो ऊपर इंडिकेटर्स 10.5 नंबर के टेबल में देखेंगे वो जरूरी है, बट एट द सेम टाइम ये लिबर्टी वाला एंगल है ना, ये भी उतना ही ज्यादा जरूरी है, जिसको पाकिस्तान में जो मिलिट्री राज रहा है और चाइना में जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी का राज रहा है उसने दबा के दबाया है। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज एंड अप्रेजल। डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखिए, इट इज कॉमन टू फाइंड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज ऑफ अ कंट्री एज अ मॉडल टू अदर्स फॉर लेसन एंड गाइडेंस फॉर देयर ओन डेवलपमेंट। ये बहुत कॉमन सी बात है कि अगर एक देश की डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी अच्छी है तो भाई दूसरा देश हो सकता है
कि उस डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी से कुछ अच्छे प्रिंसिपल्स, कुछ अच्छे पॉइंट्स, कुछ अच्छे लेसन्स और गाइडेंस ले। फिर अगर देखा जाए, इट इज पर्टिकुलरली एविडेंट आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म प्रोसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है भाई, मतलब कि जब रिफॉर्म प्रोसेस हुआ तो भाई जो कंट्रीज पीछे जा रही थी, जिनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, वो ऑब्वियस सी बात है चाइना और यूएस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से थोड़े बहुत लेसन्स लेंगे कि भाई अगर ये ग्रो कर रहे हैं तो हम भी ग्रो कर सकते हैं, हम क्यों कम ग्रो कर रहे हैं। समझ गए। फिर in order to learn from economic performance of our neighboring countries, it is necessary to have an understanding of the roots of their success and failures. जब हम अपने नेबर्स का या दुनिया में किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक प्रोसेस को एसेस करते हैं और उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं पहले बेसिक सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की यूनिफॉर्मनेस को भी चेक किया जाता है। अब यूएसए में जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस इंडिया में नहीं है, इंडिया में जो कंडीशंस हैं वो चाइना में नहीं है। तो इंडिया पाकिस्तानी कंडीशंस आप कह सकते हो थोड़ी थोड़ी सिमिलर जैसी हैं। तो अगर इंडिया और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को ग्रो करना है तो किसी भी कंट्री के मॉडल को फॉलो करने से पहले वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेटअप और ब्यूरोक्रेसी की सेटअप को जरूर देखेंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा देश डेवलप करना चाहता है और हमारी प्रेजेंट सरकार डेवलपमेंट पे ध्यान दे रही है, लेकिन हो सकता है कि हमारी प्रेजेंट सरकार जिस प्रकार से देश का डेवलपमेंट देखने की कोशिश कर रही हो, हमारे देश का कुछ सेटअप उनको पसंद नहीं आ रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, अभी रिसेंट करंट का एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए हमारे देश की सरकार को किसी वेस्टर्नाइज नेशन के मॉडल को फॉलो करना है, यूएस के या यूरोप या फ्रांस यूके के मॉडल को फॉलो करना है, तो हमारे सरकार को एक बड़ी प्रॉब्लम आती है समझने में, वो है ब्यूरोक्रेसी। सरकार को ऐसा लगता है, प्रेजेंट सरकार को, कि ब्यूरोक्रेसी सही से काम नहीं कर रही है, ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं ये सही से काम नहीं कर रहे हैं। और रिसेंटली मोदी जी ने बोला भी कि सब कुछ बाबू ही करेंगे, कारखाना भी बाबू चलाएगा, ठीक है, शुगर मिल भी बाबू चलाएगा, केमिकल फैक्ट्री बाबू चलाएगा। मतलब कि कहीं ना कहीं सरकार का सीधा सीधा व्यू पॉइंट है कि भाई ये जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये जो आईएएस ऑफिसर्स हर काम कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज की तरह काम होना चाहिए। तो ये एक मॉडल है कि हमारी सरकार वेस्टर्न कंट्रीज का मॉडल फॉलो करना चाहती है, बट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से सरकार वो मॉडल फॉलो नहीं कर पा रही है। लेकिन ये सरकार का पर्सपेक्टिव हो सकता है। जो लोग आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उनको लगता है कि आईएएस सबसे बड़ी चीज है, तो हो सकता है उनका पर्सपेक्टिव ना हो। तो ये पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव की बात है, कोई दूसरी सरकार आ जाए उसका हो सकता है कोई दूसरा पर्सपेक्टिव हो। ओके, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम डिस्टिंग्विश करें और कंपेयर करें अलग अलग स्ट्रेटजीज के अलग अलग फेजेस को। ठीक है, अब अलग अलग कंट्रीज अपने डेवलपमेंट फेजेस से अलग अलग प्रकार से आगे जाते हैं। लेट अस टेक द इनिशिएशन ऑफ रिफॉर्म्स एज अ पॉइंट ऑफ रेफरेंस। देखते हैं कि भाई तीनों कंट्रीज में, इंडिया पाकिस्तान चाइना के कंपैरिजन होता है, रिफॉर्म कब शुरू हुए। चाइना में रिफॉर्म शुरू हुए 1978 में 1978, पाकिस्तान में 1988 1988, इंडिया में 1991 1991। और इनके अचीवमेंट्स को प्री और पोस्ट रिफॉर्म पीरियड्स में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। चाइना ने अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को 1978 में इनिशिएट किया, पाकिस्तान और इंडिया से बहुत पहले। क्यों? मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और पाकिस्तान को रिफॉर्म्स मजबूरी में शुरू करने पड़े थे, लेकिन चाइना ने रिफॉर्म्स मजबूरी में शुरू नहीं किए। चाइना के ऊपर कोई भी कंपल्शन नहीं था रिफॉर्म करने का। ओके, ऐसा नहीं था कि वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से चाइना ने पैसा मांगा हो और इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने बोला कि हम पैसा देंगे बट अपनी इकोनॉमी खोलो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इंडिया के साथ तो यही हुआ था ना भाई, हमारी तो ये आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस आ गई थी, हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं बने थे, तो हम आईएमएफ से पैसा मांग रहे थे। आईएमएफ ने बोला पैसा देंगे, इकोनॉमी खोलो, तो इंडिया ने इकोनॉमी खोली। कुछ कुछ पाकिस्तान में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन चाइना की जो लीडरशिप थी ना 1978 में, वो खुश नहीं थी। उनको ये पता था कि भाई कहीं ना कहीं हमें लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना होगा। एक रीजन समझाता हूं आपको। आपको पता है कि चाइना में बहुत बार डेमोक्रेसी के लिए प्रोटेस्ट हुए हैं। एक तियानमेन स्क्वायर का प्रोटेस्ट हुआ था 1989 में, जिसमें एक टैंक मैन की फोटो निकल के आई थी कि एक आदमी एक टैंक के सामने खड़ा हो गया और टैंक आगे बढ़ रहा बट वो आदमी हट ही नहीं रहा उसके सामने से। मतलब चाइना में प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट हुए थे। कहीं ना कहीं चाइना में लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ लीडरशिप के अगेंस्ट थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ लीडरशिप ने सोचा कि अगर हमें अपनी बादशाहत बढ़ानी है तो कुछ ना कुछ लोगों को ऐसा देना पड़ेगा कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ में खुश रहें। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप किसी एक पर्सन को दे सकते हो वो है अच्छी जिंदगी। चाइना ने बोला कि अगर हमको इतनी बड़ी आबादी को चलाना है तो हमें ग्रोथ करना पड़ेगा। और जो पेस ऑफ ग्रोथ था उस समय पे चाइना पे, वो बहुत कम था। कहीं ना कहीं चाइना की इकोनॉमी में मॉडर्नाइजेशन की कमी थी। ठीक है, और ये चाइना के लीडर्स को पता था। ओके, तो यहां पे इन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना पड़ेगा। ओके,
The new leadership at that time in China was not happy with the slow pace of growth and lack of modernization in the Indian economy under Maoist rule. Maoist rule के अंदर, माओवाद की फिलॉसफी के अंदर, चाइना की जो स्लो पेस ऑफ ग्रोथ थी, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन थी, वो चाइना के लीडर्स को पसंद नहीं कर रहे थे. इसीलिए दे फेल्ट दैट द Maoist विजन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेस्ड ऑन डिसेंट्रलाइजेशन, सेल्फ सफिशिएंसी एंड शनिंग ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, गुड्स एंड कैपिटल हैड फेल्ड. मतलब कि आप सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते हो, आप फॉरेन टेक्नोलॉजी को बाहर रखने की बात करते हो, ये सही नहीं है. फॉरेन गुड्स के का इंपोर्ट करना ही पड़ेगा, फॉरेन कैपिटल को देश में लाना ही पड़ेगा, फॉरेन टेक्नोलॉजी को देश में लाना ही पड़ेगा. हमें सेल्फ सफिशिएंसी से दूर हटके अपनी इकोनॉमी को दुनिया की इकोनॉमी के साथ जोड़ना ही पड़ेगा अगर हमको यहाँ पे अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है. चाइना के रूलर्स ने 1978 में ही समझ लिया था. चूंकि बहुत लंबे समय से उनके चलाए गए बहुत सारे प्रोग्राम फेल हो रहे थे. उनके लैंड रिफॉर्म्स फेल हो चुके थे. कलेक्टिवाइजेशन यानी लैंड को कलेक्ट किया और मिलके आप कह सकते हो कि ये एग्रीकल्चर किया. ग्रेट लीप फॉरवर्ड का जो प्रोग्राम था, इस प्रकार के बहुत से जो प्रोग्राम थे वो कहीं ना कहीं चाइना में फेल हो चुके थे. चाइना में जो पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट था वो 1978 में उतना ही था जितना 1955 के लगभग था. समझ गए. फिर ये भी देखा गया कि भाई कहीं ना कहीं हेल्थ के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में, लैंड रिफॉर्म्स के फील्ड में बहुत सारे चेंजेस करने की जरूरत है. देखिए क्या लिखा हुआ है. इट वाज फाउंड दैट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर in the areas of education and health, land reforms, long existence of decentralized planning, and existence of small enterprises have helped positively in improving the social economic indicators in the post-reform period. post-reform period में यानी 1978 में जो रिफॉर्म चालू कर दिया गया चाइना में, उसके बाद ये देखा गया कि जब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में, लैंड रिफॉर्म के फील्ड में, प्लानिंग डिसेंट्रलाइज लेवल पे हुई, यानी लोकल लेवल पे जो पार्टी कैडर्स थे वो प्लानिंग कर रहे थे, जो लोग थे कहीं ना कहीं वो प्लानिंग कर रहे थे, इनपुट्स दे रहे थे. छोटे छोटे एंटरप्राइजेस बनाए गए और उनको बड़े बड़े पीएसयूज के साथ कम्पीट करने को बोला गया. तो ये देखा गया कि भाई लोगों के सोशल इंडिकेटर्स बढ़े और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बढ़े. ऑब्वियस सी बात है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उनकी इनकम के साथ रिलेटेड हैं. तो लोगों की इनकम बढ़ी, जब इनकम बढ़ी तो उनकी इकोनॉमिक हालत बढ़ी, और इकोनॉमिक हालत बढ़ेगी तो सोसाइटी में जो उनकी औकात है वो वैसे भी बढ़ेगी, तो सोशल हालत भी बढ़ेगी. अच्छा, ऐसा भी नहीं था कि चाइना में रिफॉर्म से पहले कुछ अच्छा किया ही नहीं गया था. भाई रिफॉर्म से पहले भी बहुत चीज़ें अच्छी करने की कोशिश की गई थी. जैसे चाइना में आप देखोगे कि रिफॉर्म से पहले बेसिक हेल्थ सर्विसेज को रूरल इलाकों में पहुंचाया गया था. चाइना में 1960s 1970s में ही बेसिक हेल्थ सर्विसेज रूरल इलाकों में पहुंच रही थी, और 1960 1970 1980 के दशक में इवन हमारे गांव में कुछ नहीं पहुंचा था. प्राइमरी हेल्थ के सेंटर भी मिल जाए तो बड़ी बात थी. कम्यून सिस्टम की अगर आप बात करो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कम्यून सिस्टम था चाइना में. इस कम्यून सिस्टम के थ्रू चाइना में फूड ग्रेन्स को इक्विटेबल तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने की बात की जा रही थी. फिर एक्सपर्ट्स ये बोलते थे कि किसी भी रिफॉर्म लेवल को पहले छोटे लेवल पे इंप्लीमेंट करो और बाद में उसको एक बड़े लेवल पे लेके जाओ, एक मैसिव स्केल पे लेके जाओ. फिर देखिए क्या बोला जाएगा. द एक्सपेरिमेंटेशन अंडर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट इनेबल टू असेस द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल कॉस्ट ऑफ सक्सेस और फेलियर. डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट मतलब कि भाई लोकल लेवल की गवर्नमेंट को ताकत दी गई कि हाँ भाई आप अपने अपने लेवल पे प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो. वो लोकल लेवल पे जो सरकारें थी वो भाई एक्सपेरिमेंट कराती थी. हाँ भाई ये रिफॉर्म प्रोसेस हम इनिशिएट कर रहे हैं, तो पहले इसका एक्सपेरिमेंट किया. जब एक्सपेरिमेंट किया एक छोटे स्केल पे, तो ये आइडिया लग गया कि ये रिफॉर्म प्रोसेस अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाए तो इसके ये पॉसिबल आउटकम्स निकल सकते हैं. फिर आगे, फॉर इंस्टेंस वन रिफॉर्म्स वर मेड in agriculture as pointed out earlier by handing over plots of land to individuals for cultivation is brought prosperity to a vast number of poor people. तो भाई जब एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स किए गए तो जो कम्यून सिस्टम के अंदर लैंड का कलेक्टिवाइजेशन करके रखा गया, तो उसको छोटे छोटे प्लॉटों में बांटा गया और वो प्लॉट्स अलग अलग इंडिविजुअल्स को कल्टीवेशन के लिए दिए गए. मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि लोगों के पास इन प्लॉट्स की ओनरशिप नहीं थी. लोग बस इन प्लॉट्स को कल्टीवेट करते थे, इसकी कमाई अपने पास रखते थे, टैक्स सरकार को दे देते थे. इससे बहुत सारे गरीब लोगों के पास खाने पीने के और अच्छे से रहने के पैसे आए, और इससे ऐसी कंडीशंस बनी कि आगे आने वाले समय में एक बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी चाइना में रूरल इंडस्ट्रीज में, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस सेटअप होगा जिसके बेसिस पे आगे आने वाले समय में और रिफॉर्म्स होंगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी. ठीक है. वहीं पे अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान का जो रिफॉर्म प्रोसेस था लेड टू द वर्सनिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. चाइना के रिफॉर्म प्रोसेस से बहुत सारे इंडिकेटर्स अच्छे हुए हैं, पाकिस्तान के रिफॉर्म प्रोसेस से इंडिकेटर्स खराब होते चले गए. We have seen in an earlier section that compared to 1980s, the growth rate of GDP and its sectoral constituents have fallen in the 1990s.
1980s में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी और जीडीपी की और भी जो बहुत फैसेट्स थे 1990s के रिफॉर्म के बाद, मतलब 1988 के लगभग चाहे पाकिस्तान में रिफॉर्म हुआ था, तो 1980s में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी और रिफॉर्म प्रोसेस के बाद तो ये एक्सपेक्ट किया जाएगा ना कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन नहीं, 1990s में पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट था वो कम हो गया था। अगर आप इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन का डाटा देखोगे, पाकिस्तान के लिए वो हेल्दी है। पाकिस्तान की जितनी आबादी पोवर्टी लाइन के नीचे है, उससे बहुत ज्यादा आबादी इंडिया की परसेंटेज टर्म्स में पोवर्टी लाइन के नीचे है। अगर आप बात करो, द proportion of poor in 1960s were more than 40%, which declined to 50% in 1980s। पाकिस्तान में 1960s में 40% लोग पोवर्टी लाइन के नीचे थे, 90s आते 80s आते आते 25% लोग पोवर्टी लाइन के नीचे हो गए। और रिसेंट डिकेड्स में ये देखने को मिला है कि पोवर्टी पाकिस्तान में बढ़ रही है। तो 1990s और 2000 में पोवर्टी पाकिस्तान में बढ़ी और कहीं ना कहीं ये बोला गया कि जो रिफॉर्म्स इनिशिएट किए गए पाकिस्तान में, इसकी वजह से पोवर्टी बढ़ रही है। तो ये बोला गया है कि the reasons for slowdown of growth and re-emergence of poverty in Pakistan's economy, as scholars put it, are agricultural growth and food supply situations were based not on an institutionalized process of technical change but on good harvest. When there was a good harvest, the economy was in good conditions. When it was not, the economic indicators showed stagnation or negative trends. क्या बोला जा रहा है कि भाई पाकिस्तान की अगर आप बात करो तो पाकिस्तान में कभी कभी इकोनॉमी में स्लो डाउन देखा गया। अब देखिए, पाकिस्तान में रिफॉर्म्स हुए वो एक अलग बात है। एग्रीकल्चर के टर्म्स में अगर आप समझो पाकिस्तान की प्रॉब्लम को, तो कभी कभी पाकिस्तान में क्या होता था कि भाई ग्रोथ कम हो जाती थी, कभी कभी ग्रोथ बढ़ जाती थी, कभी कभी पाकिस्तान में पोवर्टी कम होने लगती थी, कभी कभी पाकिस्तान में पोवर्टी ज्यादा होने लगती थी। आपको बता दूं कि पाकिस्तान भी बहुत लंबे समय के लिए एक एग्रेरियन इकोनॉमी रही है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ उनकी पूरी जीडीपी के ग्रोथ को डिसाइड करती थी। तो अगर पाकिस्तान में अच्छा हार्वेस्ट हुआ, मौसम अच्छा रहा, बारिश अच्छी रही, फसल अच्छी पैदावार हुई, तो उनकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ भी बढ़ जाएगी, जीडीपी ग्रोथ भी बढ़ जाएगी और ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर आ जाएंगे। और किसी साल अगर अच्छा हार्वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर का सेक्टर नीचे चला गया, तो उनकी इकोनॉमी भी नीचे चली जाएगी और जो नंबर ऑफ पीपल है पॉवर्टी लाइन के नीचे, वो भी बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई, फिर आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। यू विल रिकॉल दैट इंडिया हैड टू बोरो फ्रॉम IMF एंड वर्ल्ड बैंक to set right its balance of payment crisis. Foreign exchange is an essential component of any country, and it is important to know how it can be earned. If a country is able to build up its foreign exchange earnings by sustainable export of manufactured goods, it need not worry. कहने मतलब ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जाए, मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। बैलेंस ऑफ पेमेंट और फॉरेन एक्सचेंज एक दूसरे के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारे आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज को मेंटेन करता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि भाई दूसरी करेंसी हमारे देश की सेंट्रल बैंक के पास कितनी है। अब आप बोलोगे कि फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास आता कैसे है, तो आप सोचिए, हम लोग जब सामान इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, मान लीजिए आप एक कपड़े के विक्रेता हैं, आपने कपड़े बनाए, 5,000 शर्टें बनाई और बाहर यूएसए में भेज दी। मान लो एक शर्ट आपने 500 रुपए की बनाई, 5,000 इंटू 500 जितना भी आपकी पेमेंट हुई बाहर से आई, बट यूएसए से जो पेमेंट आएगी वो रुपए में नहीं डॉलर में आएगी। वो डॉलर आरबीआई के पास पहुंचेंगे, आरबीआई उस डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके आपको रुपए दे देगा और वो डॉलर आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से ये एक तरीका बताया जिससे इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व्स डेवलप होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में आप और जानना चाहते हो तो आप एक काम करो, यूट्यूब में जाओ, फॉरेक्स रिजर्व्स, मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारो, आपको वीडियो दिखेगी, इंडिया फॉरेक्स रिजर्व सरपासेस $500 बिलियन। यहाँ पे एक न्यूज आई थी कुछ महीनों पहले, लगभग 9 महीनों पहले, कि भाई इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके साथ मैंने आपको यह भी समझाया था कि भाई इस फॉरेक्स रिजर्व्स की इंडिया के लिए यूटिलिटी क्या है और इन फॉरेक्स रिजर्व्स का बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ कनेक्शन क्या है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को देख लो। और चूंकि ये जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं और ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मैकेनिज्म है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कैसे काम करता है आप ये वीडियो भी देख सकते हो। तो वाई फॉरेक्स रिजर्व्स आर राइजिंग, ये वीडियो देख लेंगे तो फॉरेक्स रिजर्व्स और बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिया में कैसे काम करता है ये आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पाकिस्तान पे वापस आते हैं। पाकिस्तान में जो ज्यादातर फॉरेन एक्सचेंज आ रहा था वो रेमिटेंसेस से आ रहा था। पाकिस्तान के बहुत से लोग मिडिल ईस्ट की कंट्री में, सऊदीया में जाके काम करते थे और वहां से पैसा भेजते थे अपने घर वालों के पास। वो जो पैसा भेजते थे वो दिरहम में भेजते होंगे, जिस कंट्री में भी काम करते होंगे। अभी यूए की जो करेंसी वो दिरहम है, तो यूए में काम करो तो दिरहम में भेजोगे, कहीं और काम करो तो किसी और करेंसी में भेजोगे, लेकिन वो है तो फॉरेन एक्सचेंज ना। तो पाकिस्तान के पास इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज आते हैं।
फिर पाकिस्तान एग्रीकल्चरल इकॉनमी थी, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को वो एक्सपोर्ट करता था, तो उससे फॉरेन एक्सचेंज आता था। पाकिस्तान ने बहुत सारी कंट्रीज से, बहुत सारे बड़े बड़े मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से लोन उठा रखे थे, तो वो लोन भी फॉरेन करेंसी में आता था। लेकिन बाद में आप देखोगे कि ये लोन पाकिस्तान को वापस करने में हालात खराब हो जाते थे। सऊदी अरेबिया से इतना लोन ले रखा है पाकिस्तान ने, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, और आज की डेट में वापस नहीं कर पा रहा है। चाइना के पास तो गिरवी पड़ा हुआ है, पाकिस्तान इतना लोन ले रखा है। पिछले कुछ सालों में आप देखोगे कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ठीक ठाक रही है, सस्टेन कर रही है। 2017-18 में द एनुअल प्लान 2019-20 जो कि पाकिस्तान का रिलीज हुआ, उसने ये बोला कि जो जीडीपी है उस 5.5% से बढ़ी है, ठीक है। मतलब 2017-18 में पाकिस्तान की जीडीपी 5.5% से बढ़ी, ऐसा एनुअल प्लान 2019-20 पाकिस्तान ने बताया, ठीक है। फिर आप देखोगे वाइल एग्रीकल्चर रिकॉर्डेड ग्रोथ रेट फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी लेवल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ग्रो एट 4.9% एंड 6.2% रिस्पेक्टिवली। मतलब पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर 4.9% से बढ़ा 2017-18 में, सर्विस सेक्टर उसका बढ़ा 6.2% से। अभी देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पाकिस्तान के बारे में जानना, यहाँ पे आप देखोगे कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी कुछ अच्छे हुए। कुल मिला के बस यही बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और पोटेंशियल उसके अंदर भी बहुत है ग्रोथ का। लेकिन अब बम फोड़ने से फुर्सत मिले तो ग्रोथ कर पाओगे आप, ठीक है। बम फोड़ते रहो, एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में आ जाओ, तो इकोनॉमी तो खतरे में रहेगी ही रहेगी। आगे फाइनली हम लोग कंक्लूजन देते हैं। चाइना की ग्रोथ स्ट्रेटजी, पाकिस्तान की ग्रोथ स्ट्रेटजी देखी और उसको इंडिया के साथ हमने कंपेयर किया। इंडिया चाइना पाकिस्तान की बात करिए तो 7 डिकेड से ये लोग डेवलपमेंट पाथ पे एक दूसरे के साथ चल रहे हैं। 1970s में सब लोग बराबर लेवल पे थे, सबकी डेवलपमेंट कम थी, लेकिन पिछले 3 डिकेड्स ने काया पलट कर दिए। कहीं ना कहीं चाइना इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज्यादा आगे निकल गया। इंडिया ऑब्वियसली बात है उतना अच्छी तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाता, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के चलते हम लोग कमांड इकोनॉमी वाले मॉडल को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए चाइना की तरह, और कहीं ना कहीं चाइना से प्रोग्रेस में हम लोग थोड़ा पीछे रह गए। इंडिया में ज्यादातर लोग आज भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, सेम गोज फॉर पाकिस्तान। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बहुत जगहों पे कम है, और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कम है इसीलिए जो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स है, जो डेवलपमेंट की स्पीड है हमारी, वो उतनी अप टू द मार्क नहीं है। इंडिया की बात करो तो इट इज येट टू रेज द लेवल ऑफ लिविंग ऑफ मोर देन 1/4 ऑफ अ पॉपुलेशन दैट बिल्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। हमारी 1/4 पॉपुलेशन अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे है। इसको ऊपर उठाने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। पॉवर्टी लाइन के ऊपर भी बहुत सी बहस है। तेंदुलकर कमेटी रिपोर्ट और अलग अलग रिपोर्ट्स ने पॉवर्टी लाइन के अलग अलग लेवल बता रखे हैं, जिसके ऊपर काफ़ी आप कह सकते हो कि कंट्रोवर्सी है इंडिया में। पॉवर्टी से रिलेटेड जो मैंने पहले वीडियो बना रखी, तो एनसीईआरटी क्लास 9th की इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 में डिफरेंट फैसेट्स ऑफ पॉवर्टी और कैटेगराइजिंग मेजरिंग पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी लाइन क्या है, दादा भाई नौरोजी जी का क्या बोलना था पॉवर्टी एस्टिमेशन को लेके, ये वाली वीडियो, ये भी क्लास 11th इकोनॉमिक्स की है। तो आई होप आपने ये सब देख रखी होगी ध्यान से। फिर आगे बात करें, स्कॉलर्स ऑफ द ओपिनियन दैट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओवर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंसेस एंड फॉरेन एड along with volatile performance of agriculture sector are reasons for the slowdown of Pakistan economy। पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, तो भाई डेमोक्रेटिक और तख्ता पलट करके आर्मी राज में आ गई, ठीक है। पाकिस्तान की इकोनॉमी रेमिटेंसेस पे डिपेंडेंट रही, उन्होंने अपनी ट्रेड इंडस्ट्री को ज़्यादा बढ़ाया नहीं, फॉरेन से लोन ही मांगते रह गए। एग्रीकल्चर सेक्टर कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार नहीं रहे हो, मानसून पे डिपेंडेंट हो, तो हार्वेस्ट अच्छा हो गया तो इकॉनमी ऊपर, हार्वेस्ट नीचे हो गया तो इकॉनमी नीचे। लेकिन पिछले कुछ 3 सालों में पाकिस्तान के भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर सुधर रहे हैं, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिकवरी नजर आ रही है। चाइना की बात करिए तो चाइना में लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम है, ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स चाइना में बहुत ज्यादा है, किसी को भी पकड़ के मार दें बाहर पता ही नहीं चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो पिछले 4 डेकेड्स हैं उसमें जो मार्केट सिस्टम है, भाई मार्केट सिस्टम विदाउट लूजिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड सक्सीडेड इन रेजिंग द लेवल ऑफ ग्रोथ, मतलब कि चाइना ने मार्केट सिस्टम को कमांड इकोनॉमी की तरह कंट्रोल किया है। हाँ, उन्होंने पॉलिटिकल कमिटमेंट, मतलब अपने वन पार्टी रूल नहीं छोड़ा। वन पार्टी रूल के लिए उनको किसी को मारना पड़े, ह्यूमन राइट्स को दबाना पड़े, डेमोक्रेसी का गला घोटना पड़े, ये सब किया चाइना ने, लेकिन लोगों की प्रोग्रेस करी, लोगों की जेब में पैसा डाला है सरकार ने। और इसीलिए आज देखोगे कि चाइना की जो डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स हैं वो इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज्यादा अच्छे हैं। ओके, you will also notice that unlike India and Pakistan, which are attempting to privatize their public sector enterprises, China has used market mechanism to create additional social and economic opportunities। इंडिया पाकिस्तान में आप देखोगे कि इन दोनों कंट्रीज का ये ट्रेंड है कि ये लोग पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। हमारे देश की सरकार ने इस बजट 2021-22 में तो एक मुहिम सी छेड़ रखी है कि भाई हम लोग तो
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को प्राइवेटाइज करेंगे। लेकिन चाइना में अभी भी बहुत मेजर जो आप कह सकते हो इनिशिएटिव्स हैं वो उनकी सरकारी कंपनीज टेकअप करती हैं और सही में उनको सही समय पे उनको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट भी करती हैं। ओके, फिर चाइना ने सोशल सिक्योरिटी को मेंटेन किया है रूरल इलाकों में, कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड, फिर इंडिविजुअल्स को भी लैंड कल्टीवेट करने की आज़ादी देना, पब्लिक इंटरवेंशन रहा है चाइना का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसके चलते बहुत ज़बरदस्त ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है चाइना में, जिसके बारे में पाकिस्तान इंडिया ज़्यादा सोच भी नहीं सकते। तो ये फ़र्क रहा है आपकी पाकिस्तान चाइना की जो ग्रोथ स्ट्रेटजी, पाकिस्तान और इंडिया की ग्रोथ स्ट्रेटजी, उसको अगर आप चाइना के रिस्पेक्ट में कंपेयर करो तो ये था पूरा एनालिसिस दोस्तों। यहाँ पे क्लास 11th की इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी किताब अब खत्म हो चुकी है, क्लास 12th की चालू होगी जल्दी। एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स हम लोग खत्म कर देंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, आपको रमेश सिंह इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस मिल जाएंगी, मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। गुड बाय।